एक 25 साल की महिला जो कि बेहद ही खूबसूरत पटना के रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई थी। उसको दिल्ली जाना था और दिल्ली जाने वाली जो ट्रेन है वो अभी 2 घंटे लेट थी। रात के 8:30 तो बज ही चुके थे। फिलहाल जो रात के समय 8:30 बजे वहाँ पर बैठी हुई थी। धीरे धीरे जो रेलवे स्टेशन है वो थोड़ा खाली होने लगा था। तभी उस महिला को कहीं फ़ोन करना था। उसके फ़ोन में पैसे नहीं थे और वह एक महिला से फ़ोन मांगती है कि बहन जी मुझे फ़ोन करना है, लेकिन वह महिला मना कर देती है। कह देती है कि आजकल कोई भरोसा नहीं है, क्या कर दो। और उसके बाद वह महिला उदास सी दूसरी सीट पर बैठ जाती है। जो प्लेटफॉर्म के अंदर वह कुर्सियाँ बनी रहती हैं, चेयर, उन पर बैठी रहती है। एक लड़का होता है जो कि 27 साल का है और उसका नाम होता है योगेश। वह इस सारे नज़ारे को देख रहा होता है। एकदम से वह उस महिला के पास जाता है। वह दोस्तों उस महिला को देखते ही एकदम से समझ गया था। वह क्या समझ गया था? वह यह समझ गया था कि यह जो महिला बैठी हुई है इसके साथ आज से 6 साल पहले मैंने रेल में यात्रा की थी और उस समय कुछ ऐसा हुआ था जो मैं कर ना पाया था और हो सकता है आज मौका मिल जाए और आज उस पुराने काम को अधूरा करने का यहाँ पर चांस बन जाए। तो जो योगेश होता है वह उस महिला के पास जाता है और उससे कहता है कि आपको फ़ोन चाहिए। महिला कहती है हाँ मुझे फ़ोन चाहिए। तो योगेश अपना फ़ोन उस महिला को दे देता है। महिला बेहद ही खूबसूरत थी और कहीं जा रही थी। तो अब वह जिस पर फ़ोन करती है उस पर फ़ोन मिलाने के बाद उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। पता नहीं दूसरी साइड से किसी ने क्या कहा था, क्या मामला था। अब उसके बाद फ़ोन करने के बाद वह महिला उस फ़ोन को योगेश को दे देती है और फिर उसके बाद अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उस फ़ोन के अंदर ऑटो कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन चालू था। योगेश उसकी जो बात हुई थी उनको सुनने लगता है कॉल रिकॉर्डिंग में, और जैसे उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनता है तो वह भी परेशान हो जाता है और एकदम से उस महिला की तरफ दौड़ने लगता है। क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग में वह महिला अपने किसी पति के मामा के पास फ़ोन कर रही थी और कह रही थी कि मामा जी मैं आ गई हूँ, मुझे लेकर चले जाओ। लेकिन वह मामा कह रहा था कि अभी मत आओ, 2-3 दिन बाद आना। ये कह रही थी कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आई हूँ और आप ही के भरोसे, और आप ही मुझे मना कर रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी, अकेली हूँ। अब यह बात सुनने के बाद कॉल रिकॉर्डिंग में योगेश तुरंत उस महिला की तरफ भागता है और फिर यहाँ पर जो दोस्तों होता है बड़ा ही अजीब सा है, बड़ा ही विचित्र सा है। फिर वह कहाँ रात गुजारती है महिला, क्या होता है उसके साथ, क्या मामला था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही शिक्षा मिलती है इन चीज़ों से, जानकारी से भरपूर ये वीडियो होती हैं। अगर इनको पूरा देखते हैं तो पता चलता है कि मामला क्या था। अगर आधे अधूरे में छोड़ देते हैं देख करके तो फिर मामला समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों सविता नाम की एक लड़की रहा करती है, शादीशुदा है लड़की, क्या औरत बन चुकी है, 25 साल उसकी उम्र है। और एक योगेश नाम का लड़का रहा करता है जिसकी उम्र होती है 28 साल। वह भी लड़का क्या, वह भी पूरा आदमी बन चुका है। अब ट्रेन रात को 8 बजे आने वाली थी लेकिन वो लेट हो रही थी 2 घंटे। तो स्टेशन पर यह महिला बैठी हुई है जैसा कि मैंने अभी आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया है। और योगेश भी वहाँ पर पहुँचा हुआ है। देखकर सोचने लगता है कि इससे 6 साल पहले मुलाकात हुई थी, ट्रेन में सफ़र किया था, लेकिन उस समय तो वो बात नहीं बन पाई थी। अब बात बन जाए तो देखते हैं। फिर यह महिला फ़ोन लेती है, योगेश उसको फ़ोन देता है। महिला फ़ोन पर बात कर रोने लगती है बात करके, क्योंकि उसके मामा ने बुलाया था। वो मना कर रहा था कि अब मत आओ 2 दिन तक। अब महिला रात के समय जाए तो जाए कहाँ, कोई साधन नहीं, कोई सवारी नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर जो कहानी मैंने ऊपर से बताई थी उससे आगे से यहाँ पर स्टार्ट करूँगा। अब जो योगेश होता है भाग करके उस महिला के हाथ को पकड़ता है। महिला एकदम से हाथ छुड़ाती है कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा क्यों, अकेली समझकर तुम ऐसे समझ रहे हो। लेकिन योगेश कहता अरे आप मैडम समझ नहीं रहे हो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप किसी काम के लिए जा रही हो, क्योंकि उसके मामा ने किसी काम के लिए बुलाया था मुंबई, लेकिन अब मामा मना कर रहा था। अब यह योगेश कहता है कि मैं आपको काम दे सकता हूँ, नौकरी दे सकता हूँ, आप इतनी उदास मत होइए। अब नौकरी का नाम सुन करके वह महिला एकदम से उसकी तरफ देखने लगती है। उसका नाम सविता था, क्योंकि वह घर से निकली हुई थी, उसका कोई नहीं था आगे पीछे, बस एक सहारा उसको चाहिए था। योगेश कहता है कि मैं भी दिल्ली जा रहा हूं और मेरी वहां पर दुकान है। दुकान भी किस तरह की, बर्तन वगैरह की दुकान, मेरी बहुत बड़ी दुकान है और वहां पर मैं आपको रख दूंगा, क्योंकि महिलाएं बर्तन लेने के लिए आती हैं और महिलाओं से महिला ही अगर बातचीत करेगी तो दुकान में बिक्री ज़्यादा हो जाएगी और मैं आपको पैसे भी दे दिया करूँगा, आपका खाना खर्चा, रहना खाना फ्री होगा।
यह बात सुन करके अब सविता को लगता है कि भाई हाँ शायद सहारा मिल सकता है, और उसके बाद वह उससे कह देती है कि मुझे ये काम ज़रूर चाहिए। अब उसके बाद वह दोबारा से चेयर्स पर बैठ जाते हैं, कुर्सियों पर, और 2 घंटे का इंतज़ार करने लगते हैं। तब तक उन दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती हैं, और उसके बाद वो पुरानी बात भी निकाली जाती है। योगेश कहता है सविता तुम जानती हो मैं एक बार तुम्हारे साथ मैंने सफ़र किया था जब तुम 19 साल की थी। सविता कहती तब तो मैं बहुत छोटी थी। वो कहता है कि तुम छोटी क्या थी, मैं भी इतना ही कम था उम्र में। तुमने मुझे अपनी सीट पर नहीं बैठने दिया था थोड़ा देर, क्योंकि मेरी सीट तुम्हारी सीट के ऊपर थी, तो ऊपर बैठ बैठ कर मैं थक गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा देर नीचे उतर कर क्यों ना बैठा जाए, और तुमने मुझे भगा दिया था वहाँ से डांट करके। अब तो जब सविता याद करती है इस वाक्या को, उसको याद आ जाता है और वह एकदम से हंस जाती है। और अब सविता कहती है कि आज ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बातचीत होते होते 2 घंटे कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता है, और फिर दिल्ली के लिए ट्रेन वहाँ पर आ पहुँचती है। दोनों ही उस ट्रेन के एसी कोच में चढ़ जाते हैं। महिला मना करती है मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वह पहले से इंतज़ाम करवा चुका था। उसको एसी कोच में उसका इंतज़ाम करवा देता है रुकने का, और वहाँ जा कर के दोनों की नीचे वाली सीटें थी, और वहाँ जाकर दोनों बैठ जाते हैं, और एक ही सीट पर दोनों बैठे हुए थे, और बैठे बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। अब महिला कहती है सविता कि अब तुम यहाँ पर लेट जाओ, बेशक तुम उस दिन बैठने का मलाल कर रहे थे, अब बैठ जाओ, लेट जाओ मेरी सीट पर, मैं भी यहीं पर लेट जाऊंगी। सर्दी का समय था और दोनों एक ही सीट पर, एक इधर मुँह करके एक इधर मुँह करके दोनों उसी सीट पर लेट जाते हैं, और एक कंबल को ऊपर ओढ़ लेते हैं। पूरी रात का सफ़र कट जाता है, और फिर आती है दिल्ली, मतलब जितने भी टाइम पर दिल्ली आनी थी दिल्ली पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद वह उसको अपने कमरे पर ले जाता है, और कमरे पर ले जा कर के उसको अपनी दुकान दिखाता है, और कमरे का बताता है कि ये मैंने किराए पर लिया हुआ है, आप यहीं पर रुक जाया करना मेरे पास। और जैसे ही उसको दुकान पर लेकर जाता है, तो दुकान पर एक लड़का उसने पहले से किया हुआ था, वह एकदम से कह उठता है कि अरे भैया आपने शादी कब कर ली। लेकिन वह कहती है महिला की शादी इन्होंने नहीं की है, हालांकि मैं किसी के साथ शादी कर चुकी हूँ, लेकिन इनकी पत्नी नहीं हूँ, मैं तो काम करने के लिए आई हूँ। दुकान का काम धंधा समझा दिया जाता है, और वहाँ पर साफ़ सफाई की जाती है, गंदगी हुई पड़ी थी, और उसके बाद दुकान का काम कैसे करना है ये बात बता दी जाती है उस महिला को। अब तो महिला दिन भर वहाँ पर काम करती है, और शाम को अब वह उसी कमरे में दोनों जने सो जाते हैं, जो एक कमरा था इस योगेश का, वहीं रात भर सोते हैं, और उसके बाद सुबह फिर से दुकान पर आ जाते हैं। इसी तरह से 3-4 दिन गुजर गए थे। अब यह महिला अपने मामा के पास फ़ोन करती है कि मामा जी क्या मैं अब आ जाऊं, मैं दिल्ली में आ चुकी थी, यहीं पर ठहरी हुई थी किसी के पास। तो उसका मामा कहता है ठीक है आ जाओ, लेकिन योगेश कह देता है नहीं नहीं आप ही लेने के लिए यहाँ पर आओ, ऐसे मैं इसको नहीं भेजूंगा। तो उसके बाद दोस्तों वह मामा और मामी कहते हैं ठीक है हम लेने के लिए आ रहे हैं, और उसके बाद वह मामा और मामी उसको लेने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। नीचे खड़े हुए थे, ऊपर योगेश और यह जो सविता होती है इनका बिछड़ने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि एक लगाव सा हो चुका था। अब तो जो सविता होती है वह कहती है कि तुम चिंता मत करना, मैं तुमसे बात करती रहूँगी, ये लो मेरा फ़ोन नंबर। और उसके बाद ये दोनों गले मिलते हैं, और सविता जैसे ही अपने मामा से नीचे मिलने जाती है, तो यह जो योगेश था ये काफ़ी दिन से दिल्ली में रह रहा था, काम कर रहा था, इसको इसके मामा मामी संदिग्ध लगते हैं, क्योंकि ये बता चुकी थी कि वह जो मामा मामी हैं वह मेरे पति के मामा मामी हैं। उसका पति है प्रदीप, जिसने उसको मारा पीटा था, रोज़ रोज़ पीटता, शराब पीता। और यह बात पूछी थी योगेश ने अपने कमरे पर कि तुम्हारा पति कहाँ है, तुम यहाँ पर क्यों घूम रही हो। तो वह बताती है कि मेरे पति ने शराब पीनी चालू कर दी, और वह मुझे मारता पीटता है, और रोज़ हमारे बीच में झगड़े होते हैं। और यह जो मिलने आई हूँ मैं इन मामा और मामी से, ये मेरे पति प्रदीप के मामा मामी हैं। इन्होंने कहा था कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं प्रदीप को भी बुला लूँगा और तुम्हें समझा दूँगा, अब मैं इसीलिए मिलने के लिए जा रही हूँ। तो यह जो योगेश होता है बहुत सारी चीज़ों को समझता है, और उसको संदिग्ध लगता है सारा मामला। अब यह कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन वह मामा मामी कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें क्या ज़रूरत है। उसके बाद यह सविता उनके साथ चली जाती है। तकरीबन 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है। योगेश बार बार फ़ोन कर रहा था सविता के पास, तो सविता कह रही थी कि मेरे मामा मामी खूब मेरी सेवा कर रहे हैं, चिंता मत करो। लेकिन दोस्तों तीसरा दिन जब होता है तो सविता का फ़ोन मिलना बंद हो जाता है, और जो योगेश होता है वह टेंशन में आ जाता है कि मामला कुछ ना कुछ गंभीर है। और उसके बाद वह परेशान हैरान, और अब दोस्तों वह सीधा पुलिस के पास जाता है, पहाड़गंज पुलिस स्टेशन में, और वहाँ जाकर सारी बात पुलिस को बताता है। पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेती है, और उसके बाद उसकी लोकेशन ट्रेस करके कहाँ पर उसका फ़ोन बंद हुआ था ये पहुँच जाते हैं आनंद पर्वत। और वहाँ मामा के घर में जब पुलिस पहुँचती है तो वह लड़की
ताले के अंदर बंद थी। ताला तोड़ा जाता है तो अंदर वह बिना खाए पिए भूखी प्यासी पड़ी हुई थी। उसके बाद उसके मामा और उसकी मामी को अरेस्ट किया जाता है और वह बताती है क्या हुआ उसके साथ। यहाँ पर दोस्तों उसके मामा मामी देह व्यापार करवाते थे लड़कियों से। वह पहले गांव की लड़कियों को फंसाते थे उस प्रदीप के माध्यम से और उनकी शादी प्रदीप से करवा देते थे और उसके बाद प्रदीप 10-15 दिन उनको रखता और उसके बाद शराब पीने का ढोंग करके लड़ाई झगड़ा करता। और उसके बाद जब वह लड़कियाँ मामा मामी के पास फ़ोन करती तो वह लड़कियों से कहते तुम ऐसा करो दिल्ली आ जाओ और प्रदीप को भी हम बुला रहे हैं, तुम्हारी सुलह करवा देंगे। और जैसे ही लड़कियाँ दिल्ली पहुँचती और वहाँ पर जाकर उनको फिर गोरख धंधे में लगा दिया जाता था, यानी कि जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर यह सविता उनकी बात मान नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने उसको कमरे में बंद किया हुआ था। खाना भी नहीं दे रहे थे 2-3 दिन से। वह भूख से तड़प रही थी, प्यास से तरस रही थी। तो उसके बाद दोस्तों जैसे ही वह बाहर निकलती है तो योगेश उसको गले लगा लेता है। पुलिस उन दोनों मामा मामी और प्रदीप का भी इंतजार करके उसको भी अरेस्ट करती है और उस गिरोह का पर्दाफाश होता है। और जो योगेश होता है वह अब सविता को गले लगा लेता है, उसको हॉस्पिटल ले जाता है, उसको ग्लूकोज वगैरह लगाए जाते हैं। और फिर उसके बाद योगेश कहता है कि अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और फिर उसको अपने कमरे पर ले जाता है। और फिर दोस्तों यहाँ पर अपने घर पर इन्फॉर्म कर देता है कि मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। लड़की अपने घर पर बता देती है तो यहाँ पर मामला सेट हो जाता है और दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। और अब दोनों पति पत्नी उसी दुकान पर दिल्ली के अंदर वहीं पर काम करते हैं और अपना अच्छे से उसी क्वार्टर के अंदर रहते हैं। और कुछ दिन के बाद वह अपना नया घर लेने की भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पैसों का इंतजाम योगेश के पास काफ़ी है। तो इस तरह से दोस्तों यह प्रेम कहानी यहाँ पर पूरी होती है। कई बार लड़कियाँ झांसे में फंस जाती हैं, लड़के भी झांसे में फंस जाते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करनी पड़ जाती है जो उनको किसी दिशा का नहीं छोड़ता है, कहीं का भी नहीं छोड़ता है, उनको ऐसे ऐसे धंधों में धकेल देता है, फिर वह कहीं की नहीं रहती हैं महिलाएं। तो ऐसी चीज़ों से बचकर रहें। कभी भी शादी करें तो जांच पड़ताल आगे पीछे की सारी कर लें। माँ बाप पूछे कौन है, कौन से गोत्र का, कहाँ का रहने वाला, कौन सा गाँव है, प्रॉपर उसका डेस्टिनेशन जो भी है उसके बारे में पता करें, आस पड़ोस के लोगों से पता करें और तब जाकर शादी करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है इन मामलों के अंदर। अब यहाँ पर वीडियो के अंदर जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। दोस्तों हमारे साथ है राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, जो कि हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं। राम थापा नेपाल से हैं। उसके बाद आदेश कोहली कमेंट करते हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हैं। ऋतिक कुमार कमेंट करते हैं। सलाउद्दीन खान हमारे भाई कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। कुमार विमल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद हृदय राम हमारे भाई कमेंट करते हैं। और फिर दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी गोंडा से हैं। भाई जी राम राम, बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ छगनदास खारडा बांध राजस्थान से हैं। और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ दोस्तों कुछ भाई और हैं जो कि फेसबुक पर हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं और हमें खूब काफ़ी सहयोग देते हैं। हमारे साथ है राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, कहते हैं ये प्यार नहीं बचपन का आकर्षण होता है जी। बिल्कुल। धीरज बरनवाल हमारे भाई कहते हैं ममता मामा था या कंस, गाली देने का मन करता है लेकिन दे नहीं पाता हूँ, फैमिली देखती है, बहुत दुख होता है जी। बिल्कुल जी। रजत सैनी कमेंट करते हैं घोर कलयुग आ गया है जी। बिल्कुल। आकाश पाल कमेंट करते हैं राम राम जी। और भीमदत्त जोशी हमारे भाई नेपाल से हैं जो कि कमेंट करते हैं। और उसके बाद मुकेश कुमार कमेंट करते हैं। और उसके बाद मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। और प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। सर्वेश कुमार कमेंट करते हैं। सर्वेश कुमार। मुस्कान शर्मा सर इंदौर से स्टोरी है सुनाई नहीं, इंदौर की भी एक स्टोरी है सर, इंदौर दूँ स्टोरी है सुनाई नहीं। तो मेरी समझ में नहीं आया सर्वेश भाई, इंदौर की कोई स्टोरी है तो आप भेज सकते हैं मैसेंजर पर। और करण कुमार पी हमारे भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद सूरज डी हमारे भाई नमस्कार। सुदेश भाई क्या हाल चाल हैं, मामा मज़ा लेकर छोड़ दिया। आई एम सूरज फ्रॉम फिजी। जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब जी। KM सेट्टी कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में मैं ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।